कैसे हो। इस लॉकडाउन के दौरान सभी बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, क्लास नहीं चल रही, ठीक है, घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। तो आज हम आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेकर आए हैं, ठीक है। तो इसमें हम बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम से हम शुरुआत कर रहे हैं, संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम अपनी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। गणित को शुरू करने से पहले हम संख्याओं के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। संख्या कितने प्रकार की है, कौन सी संख्या है, किसका यूज कहाँ होता है, कैसे करते हैं, वो सभी हम आज इस क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर 1, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? वे सभी संख्याएं जिनकी शुरुआत 1 से होगी और एंड सो बढ़ती चली जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक ले जाएंगे। तो यहाँ जो है प्राकृत संख्या है, हमारी सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। बड़ी प्राकृत संख्या में नहीं पता, बड़ी प्राकृत संख्या कुछ भी हो सकती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारी 1 है। नंबर 2 शुरुआत करते हैं, पूर्ण संख्या। वो नंबर जिन संख्याओं की शुरुआत 0 से होगी, जिन संख्याओं की शुरुआत 0 से होगी वो हमारी पूर्ण संख्या है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो। तो यहाँ हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पता नहीं भी क्या है, बड़ी कुछ भी हो सकती है, कहीं तक भी लिख लो। इसके बाद नंबर 3, नंबर 3 है सम संख्या। सम संख्या वो सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होगी, वो सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होगी उनको हम सम संख्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, कोई भी इस तरह की संख्या हो, जो संख्या 2 से विभाजित होगी वो हमारी सम संख्या कहलाएगी। नंबर 4, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर्स। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती उसको हम विषम संख्या बोलते हैं। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, बहुत सारी बढ़ते चले जाइए। तो यहाँ सबसे छोटी विषम संख्या हमारी 1 है, सबसे बड़ी विषम संख्या नॉट डिफाइंड, अनंत तक पहुंच जाइए। ऐसे यहाँ हमारा सबसे छोटी विषम संख्या हमारी क्या है? सॉरी, सम संख्या क्या हमारी? 2। सबसे बड़ी विषम संख्या हमारी नॉट डिफाइंड, अनंत तक पहुंच जाएगी। नंबर 5 पर आइए, इसमें अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होंगी? वो सभी संख्याएं जो स्वयं से और 1 से विभाजित होंगी, वो सभी संख्याएं जो स्वयं से और 1 से विभाजित होगी उनको हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, इस तरीके से। यहाँ हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इस चीज को पूछ चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। इसका कारण क्या है भाई? बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं है। इसका क्या कारण है? अभी मैंने तुम्हें यहाँ एक बात बताई, जो संख्या स्वयं से और 1 से विभाजित होगी, तो उसके बारे में अगर पढ़ें, स्वयं और 1 दोनों से विभाजित हो रही तो इसलिए अभाज्य संख्या है। इसका स्वयं भी 1 है और ये खुद भी 1 है, तो ये दोनों चीज कॉमन होगी। कॉमन होने के कारण ये बात इसको सेटिस्फाई नहीं करती, इसको हटा देते हैं। तो हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या लेते हैं? 2 लेंगे, इसको नहीं लेंगे। इसके बाद आगे आइए, नंबर 6, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर्स या डिविजिबल नंबर्स, वो सभी संख्याएं जो संख्या स्वयं से 1 से और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए
वो जो संख्या स्वयं से, एक से और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। 4 स्वयं से भी कटता है, एक से भी कटता है, इसके अलावा 2 से भी कटता है। 6 1 से, 2 से, 3 से और खुद 6 से। 8 1 से, 2 से, 4 से, खुद 8 से। तो उस तरीके से ये संख्या स्वयं से भी कटती है, एक से भी कटती है और उसके अलावा किसी और अन्य संख्या से भी विभाजित होती है। तो इनको बोलते हैं हम भाज्य संख्या। तो यहाँ है हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत, कहीं तक भी हो सकती है। इसके बाद नंबर 7, नंबर 7 पर आइए सहभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? सहभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिन दो संख्याओं का में से एक हो, जिन दो संख्याओं का में से HCF 1 होगा, वह सहभाज्य संख्या कहलाएगी, वह सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब तुम्हारी ध्यान रखना, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, कोई भी दो लगातार नंबर हो, कोई भी दो अभाज्य संख्या हो, कोई भी दो विषम संख्या हो, ठीक है ना, कोई भी दो लगातार संख्या हो जैसे कि 1 2, कोई भी दो अभाज्य संख्या हो जैसे 2 3, या कोई भी दो ऐसी संख्या हो जो जिनका में से 1 हो, जिनका में से 1 हो, तो ये सभी संख्याएं हमारी सहभाज्य संख्याएं कहलाएगी। अब सहभाज्य संख्या से एक क्वेश्चन बनता है तुम्हारा कि कोई संख्या, सपोज करो 36 है कोई संख्या, कोई संख्या 4 और 6 से विभाजित है, क्या यह इनके गुणनफल से भी विभाजित होगी? क्या यह इनके गुणनफल से भी विभाजित होगी? चेक करो, 4 से करता है, 6 से करता है, इनका गुणनफल 4 गुणा 6 24, मगर ये इनके गुणनफल से नहीं कटती। अगर इनके गुणनफल से नहीं कटती तो ये संख्या सहभाज्य नहीं है, ये संख्या सहभाज्य नहीं है। 3 और 4 हमने ले लिया 36, 36 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, इनका गुणनफल 3 गुणा 4 12, और इनके गुणनफल से भी कट रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं क्या है? ये हमारी सहभाज्य संख्याएं हैं, इनको बोलते हैं सहभाज्य संख्याएं। ये ऊपर का सभी समझ में आ गया हो तो इनको मैं रफ कर देता हूँ। देखो जी भाई, सहभाज्य संख्या हमने पढ़ी थी कि वे सभी संख्याएं जिनका में से एक होगा उनको हम सहभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि कोई भी दो लगातार संख्या हो, 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8, कोई भी इस तरह की संख्या हो, वो हमारी सहभाज्य संख्या होती है। कोई भी दो अभाज्य संख्या हो, जैसे कि 2 3 है, या 3 5 है, 5 7 है, 7 9 है, वो भी हमारी सहभाज्य संख्याओं का प्रयोग होगा। इसके अलावा मैंने तुम्हें बताई थी जिनका में से एक होता है वह सहभाज्य संख्या कहलाती है। अब यहाँ देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है सहभाज्य संख्याओं के बारे में, ये तो चीज़ मैंने आपको बता दी। यहाँ एक चीज़ और देखिए, सहभाज्य संख्या योगात्मक रूप और गुणात्मक रूप। जैसे कि संख्या हमारी 7 है, अगर मैं तुम्हें कहने लगूँ 7 का योगात्मक रूप से सहभाज्य जोड़े बनाओ, 7 के योगात्मक रूप से सहभाज्य जोड़े बनाइए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसी दो संख्या लेनी पड़ेगी जिनका में से एक होगा, या जिनमें कोई संख्या एक दूसरे को विभाजित न कर पाए। जैसे कि 1 6 2 5 3 और 4, ये जो संख्याओं के जोड़े हैं ये 7 के योगात्मक रूप से सहभाज्य जोड़े हैं। ऐसे हमें गुणात्मक रूप से भी करना चाहिए। 1 और 12, 2 6, ये नहीं होगा क्योंकि ये एक दूसरे इनका में से एक नहीं होता। 3 और 4, 3 और 4, तो इसको हटा दो यहाँ से, ये नहीं होगा। ये दो उसके गुणात्मक रूप से 12 के सहभाज्य जुड़े होंगे। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, ये सारी चीज़ हम एलसीएम एचसीएफ में हमारा इनका यूज होगा, हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं। अब हमने सहभाज्य संख्या पढ़ ली। अब सहभाज्य के बाद आएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या
पढ़ते हैं इसमें पढ़ेंगे नहीं, हम पहले पढ़ेंगे पूर्णांक। हम यहाँ पढ़ेंगे पूर्णांक जो है, पूर्णांक मतलब इंटीजर जो है, इंटीजर्स। पूर्णांक हमारे दो टाइप के हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर और ऋणात्मक मतलब नेगेटिव इंटीजर। एक होता है हमारा शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ये जीरो इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक जो संख्याएं प्लस में होगी, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, कुछ भी ले जाओ माइनस तक कहीं तक भी पहुंचो, वो सभी हमारा धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक कोई भी माइनस की संख्या हो, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, जीरो हमारा एक शून्य पूर्णांक है। पूर्णांक का अगर टेबल देखें तो हम नेगेटिव से इधर से शुरू करेंगे, -5, -4, -3, -2, -1, बीच में जीरो। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये इस तरीके से पूर्णांक एक नंबर लाइन है। ये होगा पूर्णांक। इसके बाद परिमेय, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होगी? सभी ने पढ़ा होगा बचपन में, वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या जिसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q जीरो के बराबर हो गया तो ये सारा फिर क्या हो जाएगा, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब एक चीज देखिए, किसकी संख्या को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? कोई भी हमारी प्राकृत संख्या हो हम उसको लिख सकते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, इसके पॉइंट में 1 सपोज करा, 1 सपोज करा, 1 सपोज करा, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या है। कोई भी हमारी सम संख्या है, कोई भी हमारी विषम है, कोई भी हमारी अभाज्य है, कोई भी हमारी भाज्य है, कोई भी हमारा यह धनात्मक पूर्णांक है, सम संख्या जैसे कि 2, 4, 6 है, इनके पॉइंट में 1 सपोज किया होगी भाई, ये भी P/Q की फॉर्म है, तो उसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। विषम संख्या कोई भी जैसे कि 3 है, 5 है, 7 है, इनके पॉइंट में 1 सपोज किया, तो ये भी P/Q की फॉर्म में होगी, तो ये भी परिमेय संख्या है। अभाज्य संख्या लिख लीजिए, 2, 3, 7, 11 अपॉन में 1 सपोज किया, ये भी P/Q की फॉर्म में होगी, तो उसका मतलब ये भी परिमेय संख्या होगी। भाज्य संख्या लिखिए, 4, 6, 8, 10, इनके पॉइंट में 1 सपोज किया जाएगा, तो ये भी सभी P/Q के फॉर्म में बढ़ गई, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या है। धनात्मक पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो भी सारी हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, रैशनल नंबर से हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखना, बहुत सी बार पेपर में पूछ लेगा, क्या कोई प्राकृत संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी? हाँ। क्या कोई सम संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी? यस। कोई विषम संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी? यस। अभाज्य संख्या परिमेय संख्या होगी? हाँ। भाज्य संख्या परिमेय संख्या होगी? हाँ। धनात्मक संख्या परिमेय संख्या होगी? हाँ। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। सीधी सी बात है, परिमेय संख्या वह संख्या होगी जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारी अपरिमेय संख्या होगी। एक चीज और है, एक बात और ध्यान हमारा मिस हो गई, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, या कोई भी ऐसी संख्या हो जिसका वर्गमूल ज्ञात कर सके, कोई भी पूर्ण घन संख्या हो, जैसे कि भाई √4 है, 4 का वर्गमूल हमें पता है, 2 के पॉइंट में 1 सपोज किया, तो ये भी हमारा प्राकृत संख्या कहलाएगी। 27 का घनमूल, 27 का घनमूल हमें पता है 3 है, 3 के पॉइंट में 1 सपोज करा, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। अब जैसे मैं लिख दूँ √7, भाई √7 का तो मान आते ही, तो उसका मतलब क्या मानेगा, कुछ ही नहीं आनेगा, तो उसका मतलब भी हमारी अपरिमेय है। मैंने लिख दिया 2 की घात -3/5, 2 की घात -3/5 का कोई वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते तुम, ज्ञात नहीं होने का, तो उसका मतलब ये भी तुम्हारी
अपरिमेय। इसके साथ एक इम्पोर्टेंट चीज है पाई, और एक होता है भाई यहाँ तुम्हारा 22/7। ध्यान रखना 22/7 ये तो तुम्हारा परिमेय कहलाएगा, और जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। बहुत बार पेपर में पूछ चुका है इस चीज को। पाई का अगर तुम मान लिखोगे भाई 3.14 इस तरीके से करके काफी लंबा टाइम बैठता है, काफी लंबा माना जाएगा, तो उसको हम p/q के फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते, तो इसलिए पाई को जो अपरिमेय ही संख्या मानते हैं। इसके बाद आ जाए भिन्न संख्या। भिन्न, वैसे जो भिन्न है ये परिमेय संख्या का एक पार्ट है। भिन्न संख्या हमारी, भिन्न जो हमारा 3 तरह का होता है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तुम्हारे यूपी टेट सी टेट में बहुत बार आता है क्वेश्चन। तो उचित भिन्न किसको बोलते हैं, अनुचित किसको बोलते हैं, मिश्रित भिन्न किसको बोलते हैं। उचित भिन्न, वैसे तो ध्यान रखो भिन्न किसको बोलते हैं, अंश बटे हर के रूप में जो संख्या लिखी होगी वो हमारी भिन्न कहलाएगी, या जिसको हम न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखेंगे वो हमारा भिन्न या फ्रैक्शन कहलाएगा। उचित भिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित मतलब इम्प्रॉपर, और ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन। उचित भिन्न जहां जिस भिन्न में हर अंश से बड़ा होगा, जैसे कि 2/3, 3/7, 4/11, इस टाइप से जहां हर अंश से बड़ा होगा वह हमारी उचित भिन्न कहलाएगी। जिस भिन्न में हर अंश से छोटा होगा, जैसे कि 5/2, 7/3, 11/6, 19/8, जिस भिन्न में हर अंश से छोटा होगा वह हमारी अनुचित भिन्न कहलाएगी। मिश्रित भिन्न, पूर्ण संख्या और किसी भी अनुचित या उचित भिन्न का जो संयोग होगा वो हमारे मिश्रित भिन्न कहलाएगा। जैसे कि 1 सही 1/2, 2 सही 3/4, 4 सही 2/3। बस एक बात ये भी ध्यान रखना भाई, हमेशा मिश्रित भिन्न किसको बोलेंगे, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का जो संयोग होगा, ना कि अनुचित का। पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का जो संयोग होगा, सॉरी अनुचित को भी ले सकते हैं भाई। पूर्ण संख्या, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न का जो संयोग होगा वो हमारी मिश्रित भिन्न कहलाएगी। और हमारी जो मिश्रित भिन्न है ना, जब इसको हम हल करेंगे, 2 एकम 2 1 3, 3/2, 4 दूनी 8 और 3 11/4, 4 तिया 12 2 14/3। तो यहाँ एक चीज देखो तुम, यहाँ तुम्हारा अंश हर से बड़ा है, या मतलब हर अंश से छोटा है। तो इस चीज को हमें पता है, जब हर अंश से छोटा है तो कैसी भिन्न होगी हमारी, अनुचित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न भी हमारी अनुचित भिन्न का ही पार्ट होता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ी सी बेसिक सी चीजें एक बार ध्यान रखो। ये भी छोटी सी बात है, इसको भी ध्यान रखना चाहिए भाई। देखिए चलो, अगर हम किन्हीं भी दो सम संख्याओं का गुणा करेंगे तो उनका गुणनफल भी हमेशा एक सम संख्या ही आएगी। अगर हम किसी भी सम संख्या और एक विषम संख्या का गुणा करेंगे तब भी गुणनफल एक विषम सम संख्या ही होगा। चेक कर लीजिए, एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि 2 और 4 का गुणा करो, 4 दूनी 8, एक सम संख्या है। अब एक सम और एक विषम ले लो भाई, 4 गुना 5, 4 बजे 20, एक सम संख्या आ गई। अगर मैं किसी भी दो सम संख्या को जोड़ दूं तो इनका योगफल भी हमेशा एक सम संख्या ही होगा। जोड़ो, 2 + 4 6, एक सम संख्या है। अगर मैं एक विषम और एक सम को जोड़ दूं, अगर मैं एक विषम और एक सम को जोड़ दूं तो योगफल हमेशा विषम संख्या आएगी 9। अगर मैं विषम और विषम की गुणा करूं तो गुणनफल हमेशा क्या आएगा, जैसे कि 5 गुणा 5 कर दो भाई, 5 बजे 25, तो एक गुण का गुणनफल भी हमेशा विषम ही होगा। अगर मैं विषम और विषम का योग करूं, क्योंकि सम और विषम की तो बात हो ही गई है,
तो इनका गुणनफल तो क्या वही होगा भाई, ये तो हमने पढ़ ही लिया इस चीज़ को। तो गुणा करो 5 और 20 तो एक सम होगा। अगर मैं विषम और विषम का योग करूं तो इनका योगफल क्या होता है, एक सम होगा। कभी भी ध्यान रखना इस बात को भाई, 5 + 5 अगर मैं करूं तो 10 होगा, तो एक सम होता है। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। इनको अच्छी तरीके से पढ़िए, इनका रिवाइज करिए और अगली क्लास में पढ़ते हैं इसके बारे में।